हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियाँ। ये कहानी अमेरिका के एक पार्क रेंजर द्वारा कही गई है। तो शुरू करते हैं। मैं अमेरिका वन सेवा के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। मेरे पास कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ सालों से सार यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ और इस दौरान मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आप लोगों को इनमें दिलचस्पी होगी। खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर मामलों में वे बस रास्ते भटक जाते हैं या किसी छोटी सी चट्टान से फिसल जाते हैं और फिर वापस नहीं ढूंढ पाते। उनमें से अधिकांश ने जहाँ हो वहीं रहो वाली बात सुनी होती है और वे ज़्यादा दूर नहीं भटकते। लेकिन मेरे पास दो ऐसे मामले थे जिनमें ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुझे बहुत परेशान करते हैं और मैं उन्हें प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करता हूँ ताकि जिन भी लापता व्यक्तियों के मामले में मुझे बुलाया जाए मैं और भी मेहनत से खोज करूँ। पहला मामला एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ बेट तोड़ने गया था। वह और उसकी बहन साथ थे और दोनों एक ही समय से आसपास गायब हो गए। उनके माता पिता ने कुछ सेकंड के लिए उन्हें देखना बंद कर दिया था और उस समय में दोनों बच्चे शायद भटक गए। जब उनके माता पिता उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने हमें बुलाया और हम उस क्षेत्र की खोज करने आए। हमने बेटी को जल्दी ही ढूंढ लिया और जब हमने पूछा कि उसका भाई कहाँ था तो उसने बताया कि उसे भालू आदमी ले गया था। उसने बताया कि उसने उसे बेड़ी दी थी और उसे चुप रहने के लिए कहा था। उस बियर मैन या भालू आदमी ने कहा कि वह उसके भाई के साथ खेलना चाहता था। अपने भाई को आखिरी बार उसने उस बियर मैन के कंधों पर सवार होकर देखा था और वह काफ़ी शांत लग रहा था। बेशक हमारा पहला विचार अपहरण का था, लेकिन हमें उस क्षेत्र में किसी अन्य इंसान का कोई निशान नहीं मिला। छोटी लड़की भी इस बात पर जोर दे रही थी कि वह एक सामान्य आदमी नहीं था, बल्कि वह लंबा था और बालों से ढका हुआ था जैसे एक भालू होता है और उसका अजीब चेहरा था। हमने उस एरिया में हफ्तों तक खोज की। यह मेरा अब तक का सबसे लंबा मिशन था, लेकिन हमें उस बच्चे का एक भी निशान नहीं मिला। दूसरा मामला एक युवा महिला का था जो अपने माँ और दादा के साथ हाइकिंग पर गई थी। माँ के अनुसार उसकी बेटी जंगल का बेहतर नज़ारा देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गई थी और वह कभी वापस नीचे नहीं आई। उन्होंने घंटों तक पेड़ के नीचे इंतज़ार किया, उसका नाम पुकारा, इससे पहले कि उन्होंने मदद के लिए कॉल किया। फिर से हमने हर जगह खोज की और हमें उसका कोई निशान नहीं मिला। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि वह कहाँ गई होगी, क्योंकि ना तो उसकी माँ और ना ही दादा ने उसे नीचे आते देखा। कई बार मैं एक कुत्ते के साथ अकेले खोज कर रहा होता हूँ और वे मुझे सीधे चट्टानों की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। न पहाड़ियाँ, न ही चट्टानी चेहरे, सीधी साफ चट्टानें जिन पर कोई संभावित हैंड होल्ड नहीं है। यह हमेशा हैरान करने वाला होता है और ऐसे मामलों में हम आमतौर पर व्यक्ति को चट्टान के दूसरी तरफ या कुत्ते द्वारा हमें ले जाए गए स्थान से कई मील दूर पाते हैं। मुझे यकीन है कि इसकी कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन यह थोड़ा अजीब है। एक विशेष रूप से दुखद मामला एक शव की बरामदगी से जुड़ा था। एक 9 साल की लड़की एक पहाड़ की चोटी से नीचे गिर गई और नीचे के एक मृत पेड़ पर घुस गई। यह एक पूरी तरह से अजीब दुर्घटना थी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब हमने उसे
उसकी माँ को बताया कि क्या हुआ था, तो उसने कैसी आवाज़ निकाली थी। उसने शव की थैली को एम्बुलेंस में लादते देखा और उसने सबसे भयानक दिल टूट जाने वाली चीख निकाली जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा जीवन उसके चारों ओर ध्वस्त हो रहा हो और उसका एक हिस्सा उसकी बेटी के साथ मर गया हो। मैंने एक अन्य ऑफिसर से सुना कि उसने इस घटना के कुछ हफ्तों बाद आत्महत्या कर ली थी। वह अपनी बेटी के नुकसान के साथ नहीं जी सकती थी। मुझे एक अन्य ऑफिसर के साथ टीम बनाई गई थी क्योंकि हमें जिस एरिया में भालुओं की रिपोर्ट मिली थी, हम उस एरिया में खोजबीन कर रहे थे। हम एक ऐसी व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो एक क्लाइंबिंग ट्रिप से घर नहीं लौटा था जब उसे लौटना चाहिए था, और हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए कुछ गंभीर चढ़ाई करनी पड़ी थी जहां हमने अनुमान लगाया कि वह वहीं हो सकता है। हमने उसे एक छोटी दरार में फंसा हुआ पाया। उसका पैर टूटा हुआ था। यह बहुत ही अजीब था। वह वहाँ लगभग 2 दिनों से था और उसका पैर बहुत स्पष्ट रूप से इन्फेक्टेड था। हम उसे एक हेलीकॉप्टर में ले जाने में सक्षम थे और मैंने ईएमटी में सुना कि वह दूसरे ऑफिसर को बता रहा था कि वह ठीक कर रहा था। वो बहुत अच्छी तरह से चढ़ाई चढ़ रहा था और जब वह चोटी पर पहुंचा तो वहाँ एक आदमी था। उसने कहा कि उस आदमी के पास कोई चढ़ाई के उपकरण नहीं थे और वह पार्क और स्की पैंट पहने हुआ था। वह उस आदमी के पास गया और जब वह आदमी मुड़ा तो उसने कहा कि उसका कोई चेहरा नहीं था, बस खाली था। वह घबरा गया और पहाड़ से बहुत तेजी से उतरने की कोशिश करते हुए गिर गया। इसलिए वह डर के गिर गया था। उसने कहा कि वह सारी रात उस आदमी को पहाड़ पर चढ़ते हुए और भयानक दबी हुई चीखें निकालते हुए सुन सकता था। उस कहानी ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं खुश हूँ कि मैं इसे सुनने के लिए वहाँ नहीं था। मेरे साथ होने वाली सबसे डरावनी चीज़ों में से एक युवा महिला की खोज से जुड़ी थी जो अपने हाइकिंग समूह से अलग हो गई थी। हम रात में देर तक बाहर थे क्योंकि कुत्तों ने उसकी गंध पकड़ ली थी। जब हमने उसे पाया तो वह एक बड़े से सड़े हुए पेड़ के नीचे सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके जूते और बैग गायब थे और वह स्पष्ट रूप से सदमे में थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी और हम उसे अपने साथ बेस ऑप्स पे वापस जाने के लिए तैयार कर पाए थे। रास्ते में वह हमारे पीछे देख रही थी और हमसे पूछ रही थी कि काली आंखों वाला वह बड़ा आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हम किसी को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए हमने इसे सदमे के कुछ अजीब लक्षण के रूप में ही देखा। लेकिन जितना हम बेस के करीब पहुंचते गए उतना ही यह महिला उत्तेजित होती गई। वह मुझसे लगातार पूछती रही कि मैं उस चेहरे बनाने वाले आदमी को कहूं कि वो हमारा पीछा ना करे। चलते चलते एक जगह आकर वह रुक गई और मुड़ गई और जंगल में चिल्लाने लगी। वो कहती है कि वह उसे अकेला छोड़ दे, वह उसके साथ नहीं जाएगी, उसने कहा, और वह हमें उसे नहीं देगी। हमने आखिरकार उसे चलते रहने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन हमने हमारे चारों ओर से आने वाली इन अजीब आवाज़ों को सुनना शुरू कर दिया। यह लगभग खांसने जैसी आवाज़ थी, लेकिन अधिक लयबद्ध और गहरा। यह लगभग कीट जैसा था, जैसे कीड़ों की आवाज़ होती है। मैं वास्तव में इसे और किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब हम बेस ऑप्स के नज़दीक थे तो वो महिला मेरी ओर मुड़ती है और उसकी आंखें लगभग उतनी ही बड़ी हैं जितनी मैं कल्पना कर सकता हूँ कि एक इंसान खोल सकता है। वह मेरे कंधे को छूती है और कहती है,
वह कहता है कि तुमसे कहूँ कि तेज़ी से चलो, उसे तुम्हारी गर्दन पर एक बना निशान बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी गर्दन के आधार पर मेरा एक बहुत छोटा सा निशान है, लेकिन यह ज़्यादातर मेरे कॉलर के नीचे छिपा हुआ है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस महिला ने इसे कैसे देखा होगा। इसके ठीक बाद मैं अपने कान में वह अजीब खांसी की आवाज़ सुनता हूँ और मैं बस अपनी चमड़ी से बाहर कूद गया। मैं बिल्कुल कांप सा गया था। मैंने उसे ऑप्स तक पहुँचाया, यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं कितना डरा हुआ था, लेकिन मुझे कहना होगा कि मैं वास्तव में खुश था जब हम उस रात उस एरिया को छोड़ कर गए। यह आखिरी मामला सबसे अजीब कहानी है जो मेरे पास है। अब मुझे नहीं पता कि क्या यह हर सार यूनिट में सच है, लेकिन मेरी यूनिट में यह एक अनकही चीज़ है जिसे हम टकराते हैं। आप अन्य सार यूनिट के ऑफिसर्स के साथ इसके बारे में पूछने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भले ही वे जानते हों कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वे शायद इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हमारे वरिष्ठों ने हमें इसके बारे में बात ना करने के लिए कहा है और इस पॉइंट पर हम सभी इसके इतने आदी हो गए हैं कि यह अब अजीब भी नहीं लगता। लगभग हर मामले में जहां हम वास्तव में जंगल में बहुत दूर हों, मैं 30 या 40 मील की बात कर रहा हूं, किसी बिंदु पर हम जंगल के बीच में एक सीढ़ी पाएंगे। यह लगभग ऐसा है जैसे आप अपने घर की सीढ़ियां लें, उन्हें काट दें और उन्हें जंगल में रख दें। मैंने पहली बार जब कुछ देखा तो इसके बारे में पूछा और दूसरे अधिकारी ने मुझसे बस कहा कि इसकी चिंता ना करो, यह सामान्य है। मैंने जिससे भी पूछा उसने वही बात कही। मैं उन्हें देखने जाना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर देकर बताया गया कि मुझे कभी कभी उनमें से किसी के पास नहीं जाना चाहिए। अब मैं बस उन्हें नज़रअंदाज कर देता हूँ जब मैं उनसे टकराता हूँ, क्योंकि ये इतनी बार होता है कि आप इसके बारे में बहुत जोशटू हो जाते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। फिर अगले पार्ट में मैं आपको मिलता हूँ।